Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are correlation, concept, formula and examples, types of correlation, scatter diagram method and Karl Pearson's coefficient of correlation. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरिलेशन की ज़रूरत ही क्या है। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेजर करने के लिए कोवेरिएंस ऑलरेडी था, देन व्हाई कोरिलेशन? तो उसके लिए हमको इन दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कोवेरिएंस के केस में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है साइन। जब हम कोवेरिएंस निकालते हैं तो जो साइन लगता है वैल्यू के आगे वो रिप्रेजेंट करता है कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। बट जो वैल्यू निकल के आती है कोवेरिएंस के केस में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ यूनिट्स अटैच्ड होते हैं। कोवेरिएंस एब्सोल्यूट मेजर है और उसी का रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्जन है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो रिलेटिव मेजर है। कोरिलेशन के केस में साइन की भी इंपॉर्टेंस है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी वो भी इंपॉर्टेंट है। सो कोरिलेशन इज शोइंग अस टू थिंग्स। एक तो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि भाई दो वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। एंड सेकेंड थिंग, कोरिलेशन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इस चीज़ का पता हमें कोरिलेशन से चलता है। कोरिलेशन कोवेरिएंस से एक बेटर मेजर है बिकॉज ये रिलेटिव मेजर है। सो कोवेरिएंस सिर्फ हमको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है, कोरिलेशन जो है वो हमको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप साथ ही साथ द स्ट्रेंथ एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी क्लियर करता है। इसमें जो वैल्यू निकल के आती है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमको स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताती है। तो देखिए कोवेरिएंस इट मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जबकि कोरिलेशन जो है इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एज वेल। ये हमको ये भी बताएगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। Another important point to be noted, correlation measures covariation not causation। इसका क्या मतलब है देखो, और मैं आपको यहाँ पर बहुत क्लियर फैक्ट बताने वाली हूँ। आप बहुत जगह पे रीड करोगे ना तो लिखा होता है कि भाई दो वेरिएबल्स जो हैं अगर कोरिलेटेड है तो मतलब उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं होता है। कोवेरिएशन मतलब साथ में वेरिएशन होना, मतलब साथ में दो वेरिएबल्स में मूवमेंट होना। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक डिक्लाइन हो रहा है तो दूसरा भी डिक्लाइन हो रहा है, या एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्लाइन हो रहा है, या एक वेरिएबल डिक्लाइन हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इस तरीके के मूवमेंट्स को हम बोलते हैं कोवेरिएशन। साथ में दो वेरिएबल्स का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसका पता चलना। कॉजेशन का मतलब हो जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही है। दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, लेकिन क्या राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कम होना ये कारण है मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बढ़ने का? नहीं, दिस इज नॉट द मेजर कॉज। सबसे बड़ा कॉज है उनके लीडरशिप स्किल्स, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, या उनका किया गया काम। सो दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसको हम कोवेरिएशन बोलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे का कारण हो। ठीक है, सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोरिलेशन है तो मतलब कोवेरिएशन है, दो वेरिएबल साथ में मूव कर रहे हैं, हो सकता है पॉजिटिवली रिलेटेड हो सकता है इनवर्सली रिलेटेड हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। Another thing, अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो क्या उनके बीच में कोरिलेशन होगा? यस, 100%। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो उनके बीच में कोरिलेशन 100% निकल के आएगा। देन साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, साइन पॉजिटिव आएगा तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, नेगेटिव आएगा तो मतलब इनवर्स रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो साइन जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है, और जो वैल्यू निकल के आती है, जो नंबर निकल के आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो हमको स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। सो हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, डिग्री एंड स्ट्रेंथ एक ही बात है। ठीक है, सो कोरिलेशन एक तो हमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है, दूसरा बताता है स्ट्रॉन्ग या वीक रिलेशन के बारे में, मतलब रिलेशनशिप की डिग्री क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, बट नॉट मैग्नीट्यूड। अब ये भी याद रखना है, कई जगह लिखा होता है मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड अगेन इज अ डिफरेंट थिंग। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप स्किल्स ऑफ मोदी जी and the popularity of मोदी जी, these are the two variables which are directly related. भाई लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो जितने अच्छे होंगे किसी भी लीडर की पॉपुलैरिटी उतने ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे, ठीक है। सो दीज टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड। सो अगर आप इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम डिग्री निकालेंगे, वैल्यू देखेंगे तो वो अच्छी वैल्यू निकल के आएगी, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि लेट्स से अगर कोरिलेशन -1, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे, -1 to +1 के बीच में होती है कोरिलेशन की रेंज। सो लीडरशिप स्किल्स और पॉपुलैरिटी ऑफ अ लीडर ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो वैल्यू +1 के करीब करीब निकल के आएगी, मतलब 0.8 या 0.9 इस तरीके से कोरिलेशन की वैल्यू निकल के आएगी। तो इट इज शोइंग कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप में दो वेरिएबल्स के बीच में, वीक नहीं है रिलेशन। लेकिन इसी चीज को कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड नहीं है। क्या आप ये बता सकते हो एग्जैक्टली कि लीडरशिप स्किल्स में कितना इंप्रूवमेंट होने पर किसी भी लीडर की पॉपुलैरिटी कितनी इंक्रीज होगी? तो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू निकालना। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं टू बी मोर क्लियर। लेट्स से द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी एंड द सेल्स ऑफ अ कंपनी, दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाला, पॉजिटिव रिलेशन निकल के आया, ठीक है। वैल्यू आई लेट्स से 0.9, तो मतलब गुड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कंपनी कर रही है उसकी सेल्स उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों चीज़ों के बीच में, प्लस 0.9 वैल्यू आई है, तो मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की। लेकिन क्या ये हमें मैग्नीट्यूड का पता चल सकता है यहाँ से? क्या एग्जैक्टली हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट पे 10,000 रुपए और खर्च किए जाएं तो सेल्स एग्जैक्टली कितने अमाउंट से बढ़ेगी? क्या ये पता लगाया जा सकता है? नहीं। ये पता लगाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज रिग्रेशन। सो रिमेंबर, कोरिलेशन में भी अभी एक कमी है। कोरिलेशन मैग्नीट्यूड, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताएगा। कोरिलेशन ये नहीं बता सकता कि एडवर्टाइजमेंट पे अगर 1 लाख रुपए और खर्च करें तो सेल्स कितनी बढ़ेगी, या 2 लाख रुपए और खर्च करें तो सेल कितनी बढ़ेगी। वो एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं बता सकता, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता। इसीलिए कहा गया कि कोरिलेशन मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। ये काम कौन करेगा? ये काम नेक्स्ट चैप्टर में रिग्रेशन एनालिसिस से होगा। सो आई होप इट इज क्लियर कि कोवेरियंस हमको क्या बताता है, कोरिलेशन क्या बताता है, और रिग्रेशन से क्या पता चलता है। फिर देखिए, कोरिलेशन और कोवेरियंस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं अगर वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये नेगेटिव होते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ कोरिलेशन इज अ स्केल्ड मेजर ऑफ कोवेरियंस। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोवेरियंस एक एब्सोल्यूट मेजर है, उसमें यूनिट्स अटैच्ड होते हैं, तो हमें एक रिलेटिव मेजर की जरूरत है विच इज बेटर। सो कोरिलेशन जो है वो कोवेरियंस का ही रिलेटिव मेजर है। स्केल्ड मेजर मतलब हमने जो है स्केल ऑफ यूनिट जो है वो हटा दिया, हमने इसको यूनिटलेस, डायमेंशनलेस बना दिया। वो इसके फॉर्मूला से समझेंगे कि कैसे हुआ। सो इट इज अ रिलेटिव मेजर, इट इज डायमेंशनलेस, इसमें कोई यूनिट्स अटैच नहीं होते हैं। सो कंपैरिजन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज अ प्योर वैल्यू जिसमें किसी प्रकार के कोई यूनिट्स अटैच नहीं होते हैं। कोवेरियंस की वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में हो सकती है, बट इसमें इंपॉर्टेंस होती है सिर्फ साइन की, वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन के केस में साइन और वैल्यू दोनों की इंपॉर्टेंस है। साइन हमको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है, और जो वैल्यू है वो हमको स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताती है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताती है। सो कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है -1 to +1 के बीच में। जितना आप +1 की ओर या -1 की ओर आते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। 0.8, 0.9 मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, 0.6, 0.7 मॉडरेट रिलेशनशिप, 0.2, 0.3 मतलब वीक रिलेशनशिप, 0 मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कोरिलेशन है ही नहीं, और प्लस मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड है, माइनस मतलब नेगेटिवली रिलेटेड है। फिर देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस। कोरिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कोवेरियंस ओनली, ये उसी का स्केल्ड मेजर है, उसी का जो है रिलेटिव मेजर है। सो कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। जो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं उनके आगे यूनिट्स लगे होते हैं, और ऊपर कोवेरियंस भी जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। इसमें भी यूनिट्स लगे होंगे, x का यूनिट और y का यूनिट। सो एक तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर नंबर होगा।
सो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोरिलेशन को। यूजुअली स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। x और y दो वेरिएबल्स के बीच में निकाल रहे हैं। फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला बनेगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आगे हम और भी फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब देखिए इसी फॉर्मूला को और किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। सो बेसिक फॉर्मूला कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोवेरिएंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा dx dy मतलब डेविएशंस, और यहाँ पर डेविएशन लिया जा रहा है एक्चुअल मीन वैल्यू से, x बार y बार से। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर हम जो है सिग्मा y लिखें तो ये हो जाएगा रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो कोवेरिएंस सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n है, और उसको हम जो है डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो इन दोनों में रूट n आ रहा है, तो रूट n इंटू रूट n कितना हो जाएगा n, और ये वाला n इन n से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। आप चाहें तो मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को टू बी मोर क्लियर। सो ऊपर जो है कोवेरिएंस लिखा हुआ है तो कोवेरिएंस को लिखेंगे। सो इट वुड बी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार divided by n, this whole thing divided by standard deviation of x root x minus x bar का whole square divided by n into root sigma y minus y bar का whole square divided by n। तो ये root n into root n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। so this n cancels out by this n। सो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, न्यूमरेटर में सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बचेगा। तो इस तरीके से भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। फिर देखिए और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस नोटेशन बदलेगा, अब और कुछ नहीं बदल रहा है, नोटेशन बदल रहा है। ये बचा नीचे सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। दोबारा से सुनिए, सिग्मा है तो मतलब हम सम्मेशन कर रहे हैं, तो सम ऑफ किस चीज का सम्मेशन कर रहे हैं, डेविएशंस का। डेविएशंस किससे लिए जा रहे हैं, एक्चुअल मीन से, और फिर उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, तो इसको बोलेंगे SSX। ऐसे ही SSY, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। और ऊपर क्योंकि x माइनस एक्स बार भी है, y माइनस वाई बार भी है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके सम्मेशन किया गया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, सम्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन ऑफ x एंड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन ऑफ y। ठीक है, इनका प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर सम्मेशन होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे सम्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड डेविएशंस ऑफ y। नोटेशंस इस तरीके से पढ़ना आना भी जरूरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी सिंपल। दो वेरिएबल्स जो हैं जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि दोनों वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड हैं, एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, या एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। सिंपल कोरिलेशन जब हम सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन जब हम तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम। पार्शियल कोरिलेशन वो होता है जहां पर हम
ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी तो करते हैं, लेकिन हम बाकी को कांस्टेंट रख के एट अ टाइम सिर्फ 2 वेरिएबल्स में चेक करते हैं कि मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, बाकी को हम कांस्टेंट रखते हैं। सो वी कंसिडर ओनली 2 वेरिएबल्स टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, सिर्फ 2 वेरिएबल का इम्पैक्ट एक दूसरे पे देखेंगे और बाकियों का जो इम्पैक्ट है उसको हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, एंड द इफेक्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। सो यही फर्क है मल्टीपल और पार्शियल में। मल्टीपल में हम अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं तो हम सारे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट, सारे वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे देख रहे हैं, लेकिन पार्शियल कोरिलेशन में हम जो है एट अ टाइम सिर्फ 2 वेरिएबल्स का इम्पैक्ट एक दूसरे पे देखेंगे, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देंगे। So it is a measure of the strength and direction of linear relationship between 2 variables while controlling for the effect of one or more other variables। बाकी के वेरिएबल्स को कंट्रोल रखते हैं हम, यानी कि एक तरीके से कांस्टेंट रखते हैं, वी डू नॉट अलाउ इट टू चेंज। और जिन वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है उनको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स या फिर कोवेरिएट्स। अनदर थिंग, ये जिस कोरिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच के लीनियर रिलेशनशिप को ही स्टडी कर सकता है, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप को कोरिलेशन स्टडी नहीं करता है। इस चीज़ को आगे और डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सो क्या होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन? भाई लीनियर रिलेशनशिप 2 वेरिएबल्स के बीच में तब होता है जब उनके बीच में चेंज होने का कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, कांस्टेंट रेशियो में वो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हो। एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से सैलरी एंड एक्सपेंडिचर, दीज 2 वेरिएबल्स आर रिलेटेड। किसी पर्सन की सैलरी लेट्स से 5000 इंक्रीज हुई, तो जब उसकी सैलरी 5000 इंक्रीज हुई, ठीक है, तो उसने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा कितना बढ़ा दिया, 2000 रुपये बढ़ा दिया। फिर उसकी सैलरी जो है नेक्स्ट टाइम 10,000 रुपीज़ इंक्रीज हुई, तो उसने अपना खर्चा कितना बढ़ा दिया, उसने अपना खर्चा इस बार जो है वो 4000 कर लिया, ठीक है। उसके बाद लेट्स से उसकी सैलरी इंक्रीज होके 20,000 हुई, 10,000 और बढ़ गई, तो उसने अपना खर्चा 4000 रुपये और बढ़ा लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है उसका पहले से खर्चा कितना होता था ये भी देखते हैं। ये तो था कि इंक्रीज कितना किया उसने। सो लेट्स से पहले से ऑलरेडी उसका 10,000 एक्सपेंस हो रहा था, तो उसका नया खर्चा कितना आएगा, 10,000 प्लस 2,000, 10,000 प्लस 14,000, ठीक है, 10,000 प्लस 4,000, सो ये हो जाएगा 12,000। इसको मैं एक सीक्वेंस में लिख देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। सो सैलरी एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो लेट्स से सैलरी पहले जो है 10,000 रुपये थी और एक्सपेंडिचर जो है वो 5,000 था, इस तरीके से ले लेते हैं। फिर जो है सैलरी इंक्रीज होके 20,000 हो गई, तो खर्चा बढ़ के 10,000 हो गया, ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच का रेशियो निकालिए, रेशियो कितना आएगा। सो 20,000 माइनस 10,000 दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 5,000 दैट इज 5,000, ठीक है। सो 1,000 कैंसिल, 10 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। रेशियो आया 2:1 का। फिर देखिए इसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होके लेट्स से 40,000 हो गई। अब जो है इसका खर्चा वो बढ़ के हो गया 20,000। अब देखते हैं रेशियो ऑफ चेंज कितना आएगा। 40,000 माइनस 20,000 दैट इज 20K डिवाइडेड बाय 20,000 माइनस 10,000 दैट इज 10K। सो 1,000 कैंसिल, 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2। सो अगेन 2:1। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, जब 2 वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, क्वांटिटी में और प्रपोर्शन शब्द में फ़र्क होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मींस रेशियो, सो रेशियो ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यूज़ हर बार सेम नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हर बार सैलरी 10-10 हज़ार ही बढ़ रही है। यहाँ पे सैलरी 10,000 बढ़ी थी, यहाँ पे सैलरी 20,000 बढ़ी है। एक्सपेंडिचर पहले 5,000 रुपये बढ़ा था, फिर जो है एक्सपेंडिचर 10,000 रुपये बढ़ा है। सो जो रेशियो ऑफ चेंज है वो सेम है, प्रपोर्शन सेम है। तो अगर प्रपोर्शन सेम है तो लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। इसका मैं इस तरीके से भी आपको एग्जांपल दिखा सकती थी। लेट्स से ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा मैं इस तरीके से भी आपको दिखा सकती थी। लेट्स से 10,000 सैलरी है और 5,000 जो है एक्सपेंडिचर है। फिर सैलरी बढ़ के जो है
20,000 हो गई और एक्सपेंडिचर जो है बढ़ के 10,000 हो गया। फिर सैलरी बढ़ के 30,000 हो गई और एक्सपेंडिचर बढ़ के 15,000 हो गया। ठीक है, अब जो है एक बार इनके बीच का अगर रेशियो निकालें तो देखिए कितना आएगा, 20 माइनस 10 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 दैट इज 5। ठीक है, कितना आएगा, 2:1। ऐसे ही 30 माइनस 20 इज 10,000 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 दैट इज 5,000। सो 10 डिवाइडेड बाय 5,000 दैट इज अगेन 2:1। रेशियो उतना ही आ रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में आप फर्क देखिए, फर्क क्या है, यहाँ पर एवरी टाइम सेम क्वांटिटी में चेंज आया है। सैलरी हर बार 10,000 बढ़ रही है, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई। एक्सपेंडिचर हर बार 5-5 हज़ार से बढ़ रहा है, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ। सो इवन द क्वांटिटी ऑफ चेंज इज सेम। तो यहाँ पर तो बहुत क्लियरली हमको विजिबल हो जाता है कि हाँ भाई, एवरी टाइम जब भी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर 5,000 रुपये बढ़ रहा है, ये चीज़ क्लियरली हमको दिख जाएगी। सो ऐसे केसेस में तो लोग फटाफट से पता लगा लेते हैं कि हाँ लीनियर रिलेशनशिप है। बट इस केस में जहाँ मैंने हर बार सैलरी के इंक्रीज करने का अमाउंट सेम नहीं रखा है, 10 से 20 करिए, फिर 20 से 40 करिए, तो इस केस में भी आपको ये नहीं सोचना है कि रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, आपको रेशियो निकाल के देखना है। जरूरी नहीं होता कि क्वांटिटी ऑफ चेंज सेम ही हो। इस वाले केस में क्वांटिटी ऑफ चेंज सेम है, इस केस में क्वांटिटी ऑफ चेंज सेम नहीं है, फिर भी रेशियो ऑफ चेंज जो है वो सेम है। दोनों ही केसेस में लीनियर रिलेशनशिप बोला जाएगा। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो। रेशियो ऑफ चेंज जो है वो सेम होना चाहिए है। सो जब जो है दो वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, यानी कि उनके बीच में जो रेशियो ऑफ चेंज है वो सेम रहता है, तब हम बोलते हैं कि लीनियर कोरिलेशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन है। जब दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होंगे तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा। यहाँ पर जो है जब सैलरी 20,000 से बढ़ के 40,000 हुई है, तो मैं एक्सपेंडिचर जो है 10,000 से बढ़ा के 20,000 नहीं करके अगर सिर्फ 15,000 कर देती, तो रेशियो ऑफ चेंज जो है सेम नहीं आता पहले वाले जितना। तो इसका मतलब वो कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता। सो हमारा जो कोरिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप ही बता पाता है दो वेरिएबल्स के बीच में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। So the first and the easiest one is scatter diagram method. स्कैटर डायग्राम मेथड में अपने को कुछ नहीं करना होता, अपने को जो x और y वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी होती है उसको सिंपली ग्राफ पे प्लॉट करके देखना होता है। ठीक है, सो इट इज सिंपली द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डाटा। बाय मतलब दो, वेरिएट मीन्स वेरिएशन। सो दो वेरिएबल्स जिनमें वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज हमने ऑब्जर्व करी हैं उसको सिंपली प्लॉट करना है टू एसर्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, उनके बीच के रिलेशनशिप को जानने के लिए। सो स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम, ये जो हमारे सामने बना हुआ है ये स्कैटर डायग्राम है। ये एक ग्राफ है जो कि हमको ऑब्जर्व्ड प्लॉटेड पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपने दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया, उनकी जो भी वैल्यूज जो है, जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज निकल के आई हैं उसको हम प्लॉट करते हैं। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ ऑब्जर्व्ड प्लॉटेड पॉइंट्स, जहां पर हर पॉइंट जो है इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एज अ कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको मैच करके हम लोग जो है पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। इट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्ली प्लॉट करके देखेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, रिलेशनशिप के बारे में समझिए। मैंने बोला था कोरिलेशन की वैल्यू -1 टू +1 की रेंज में लाई करेगी। 1 के जितना नियर होगी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, चाहे वो +1 के नियर हो चाहे वो -1 के नियर हो, उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। और जितना वो 0 के पास आती जाएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वीक रिलेशन होगा। सो कैसे हमको डायग्राम से पता चलेगा कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो अब आप देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एस्टिमेटेड लाइन। वैसे तो एक्चुअल में ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट या रिग्रेशन लाइन, बट ये हम रिग्रेशन एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस लाइन को एक्चुअल में ड्रॉ कैसे किया जाता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये एक एस्टिमेटेड लाइन है, ठीक है, और ये जो है ये आपने प्लॉट करे हैं पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स आपने प्लॉट करे होते हैं, आपको एक ऐसी लाइन बनानी होती है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट से पास हो सके। ऐसा नहीं है लाइन पहले से बनी बनाई मिलती है, नहीं, ये जो ऑरेंज पॉइंट्स दिख रहे हैं आप सिर्फ ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स को देखते हुए आपको ऐसी लाइन बनानी होती है
जो मैक्सिमम पॉइंट से पास करे, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइन। अगर ये वाली लाइन जो है ये लगभग सारे पॉइंट से पास कर पा रही है तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस पर बाद में आएंगे। अब ये देखो यहाँ पर हमने जो डाटा पॉइंट्स प्लॉट करे थे, ठीक है, आप कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं बना सकते जो सारे पॉइंट्स को टच करे। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं तो ये वाले पॉइंट्स बहुत दूर हो जाएंगे, इन वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये ऊपर वाले पॉइंट्स बहुत दूर हो जाएंगे। सो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो लगभग सारे पॉइंट्स के सबसे पास हो, तो इनके बीच में एक लाइन बना दी। अब आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, तो हम कहेंगे कि वीक रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट्स जो है वो काफ़ी पास है, तो अगेन हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। यहाँ पे देखो पॉइंट्स दूर हैं तो वीक रिलेशन है, यहाँ पे पॉइंट्स बहुत दूर भी नहीं है बहुत पास भी नहीं है तो मॉडरेट रिलेशन है। और ये जो पॉइंट्स बने हुए लास्ट वाले डायग्राम में, इनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन बनी नहीं सकती है, बताओ कैसे बनाएंगे? ये तो एक सर्कल टाइप का लग रहा है, कुछ पॉइंट्स इधर कुछ पॉइंट्स इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो ये केस होता है कोरिलेशन इज इक्वल टू 0 का, नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, बिकॉज यू कैन नॉट इवन ड्रॉ एन एस्टिमेटेड लाइन। आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करे या उनके नियर हो, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले केसेस हैं इनमें लाइंस ड्रॉ हुई हैं, सो लाइन के आसपास कितने पॉइंट्स होंगे उससे आपको पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है। अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव की, इसका पता जो है कैसे चलेगा? तो देखिए अगर ये लाइंस ऊपर की ओर जा रही हैं तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। प्लॉट करके देखिए, लेट्स से इस लाइन पे ये एक पॉइंट है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल x है। इसी लाइन पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये देखिए तो क्या हो रहा है, x भी बढ़ा y भी बढ़ा, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो यानी कि ये तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और उससे भी हमको ये चीज़ पता है कि सेम डायरेक्शन में जब दो वेरिएबल्स जो है मूव करते हैं तो कर्व जो है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो जब लाइंस हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है तो इट इज शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब लाइंस नीचे को आ रही हैं, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व होंगे उसको देख के हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। सो याद रखना, अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उससे पता चलता है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। और जो पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं वो पॉइंट्स कितने पास पास हैं या कितने दूर हैं, उससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है। इसी चीज़ को हम प्रॉपरली क्वेश्चन के थ्रू भी प्लॉट करके देखेंगे सो दैट ज़्यादा क्लियर हो आप लोगों को। उससे पहले एक बार इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज जो है +1 से -1 की रेंज में हो सकती है। सबसे पहले यहाँ देखिए तो 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन, ठीक है। जैसे जैसे आप 1 की ओर मूव करेंगे, चाहे आप +1 की ओर मूव करें चाहे आप -1 की ओर मूव करें, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा वेरिएबल्स के बीच में। सो 1 के जितने पास होगी वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रांग रिलेशन है, ठीक है, और 1 से जितनी दूर होगी वैल्यू उतना ज़्यादा वीक रिलेशन है, ठीक है। माइनस का साइन मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, प्लस का साइन मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.9 और 0.7, ठीक है, किस केस में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 0.9 जो है इट इज़ शोइंग ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं -0.9 एंड -0.7, इन दोनों केसेस में से आप बताइए कि कौन से वाले केस में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि वो ये बोल देते हैं -0.7, ठीक है, बिकॉज -0.7 इज ग्रेटर देन -0.9, दैट इज मैथमेटिकली, ये स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे आपको इस तरीके से जज नहीं करना है केस को। यहाँ पे जब -0.9 और -0.7 पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इग्नोर द साइन, साइन को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ नंबर को कंपेयर करो। तो 0.7 ज़्यादा है या 0.9 ज़्यादा है। यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो साइन को इग्नोर करके जज करो कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कहाँ ज़्यादा है। तो 0.7 और 0.9 में से 0.9 ज़्यादा है, वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो है ज़्यादा होगी, चाहे हम -0.9 और -0.7 का ही कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हों। फिर देखिए
वैल्यू जब 1 या -1, ये जो ऊपर अब टेबल में वैल्यूज दी हैं ये दोनों केसेस के लिए हैं। अगर 1 लिखा है तो मतलब +1 के लिए भी बात हो रही है और -1 के लिए भी बात हो रही है। तो वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ऐसे ही वैल्यू अगर 0.8 से 0.9 के बीच में है लगभग, या 0.99 तक, तो हम कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। 0.6 से 0.8 तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन। 0.4 से 0.6 मॉडरेट रिलेशन। 0.2 से 0.4 लो रिलेशन। 0.1 से 0.2 वेरी लो रिलेशन, वेरी लो कोरिलेशन। 0 मतलब आपस में कोई कोरिलेशन है ही नहीं वैल्यूज का, दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। ये एग्जैक्टली आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं कि 0.01 से 0.2 तक हो तो भैया वेरी लो है। नॉर्मल सी बात है, आप इतना याद रखो, 1 के जितनी पास वैल्यू है उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, 1 से जितनी दूर वैल्यू है उतना ही वीक रिलेशनशिप है। इस तरीके से सिंपली आपको चीजें याद रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो है ना, ये एक्चुअल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर्स में वैल्यूज फीड करते हैं और हमारे पास कोरिलेशन चार्ट बन के आता है स्कैटर डायग्राम मेथड से, तो देखिए वो कुछ इस तरीके का होता है। हम लोग तो अभी क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाएंगे तो कितनी 4, 5, 10 वैल्यूज ले लेंगे। इसमें देखिए न्यूमरस वैल्यूज हैं। तो सारी की सारी, फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, सारी की सारी वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन में गिर रही हैं। सारी की सारी वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। ठीक है, हमने लाइन नहीं बनाई है, इस केस में लाइन नहीं बना के दी गई है आपको। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो सारी वैल्यूज से ही हमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, माइनस का साइन लगेगा, और एक स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज फॉल कर रही है तो मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है, तो इसीलिए -1। फिर देखिए यहां पर आए तो वैल्यूज जो है ऐसे नीचे की ओर ही जा रही है, मतलब जो है जो ग्राफ बनेगा, जो एस्टिमेटेड लाइन हम बना सकते हैं वो नीचे की ओर ही बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है और वैल्यूज थोड़ी थोड़ी दूर हो गई है, तो 0.75 अप्रॉक्सीमेटली। वैल्यूज और दूर हो गई हैं 0.5। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो करीब इस तरीके से बनेगी। आप देख सकते हैं वैल्यूज थोड़ी थोड़ी दूर जा रही हैं, तो बहुत ही मॉडरेट, लो टू मॉडरेट कोरिलेशन है। और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि एस्टिमेटेड लाइन बनाओगे तो वो नीचे की ओर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हो गए हैं, आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज एक दूसरे से बहुत दूर हैं। सो सिर्फ और सिर्फ 0.25 कोरिलेशन वैल्यू। यहाँ पर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, ना इस तरीके की लाइन ना इस तरीके की लाइन, कोई पैटर्न ही नहीं बन सकता है, तो 0 कोरिलेशन। फिर देखिए यहाँ पर हल्का सा पैटर्न बनने लगा लाइक दिस। अब अपवर्ड स्लोपिंग पैटर्न ऑफ लाइन बन रही है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन वैल्यूज काफी दूर हैं एक दूसरे से, तो 0.25 वेरी लो कोरिलेशन। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो पॉइंट्स है वो पास आने लगे हैं, और जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे एस्टिमेटेड लाइन, ठीक है, वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। तो पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन मॉडरेट है 0.5। फिर वैल्यूज और ज्यादा पास में प्लॉट हो रही हैं, ठीक है, तो 0.75 काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और अगर हम एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर की ओर बनेगी। और लास्ट में देखिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ऊपर की ओर सिंपल एक लाइन में ही सारी वैल्यूज प्लॉट हो रही हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जब एक ही लाइन में गिरती हैं, एक ही लाइन में प्लॉट हो जाती है, तो परफेक्ट कोरिलेशन है, और लाइन ऊपर की ओर जा रही है तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, +1। सो इट इज वेरी इजी कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो डाटा पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं उनका डिस्टेंस एक दूसरे से क्या है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कोरिलेशन होगा, और वो जितने क्लोजली क्लस्टर्ड होंगे, जितने पास में होंगे पॉइंट्स, उतना ज़्यादा कोरिलेशन होगा। देख लीजिए जितने पास में है पॉइंट्स उतना ज़्यादा कोरिलेशन है, एंड वाइस वर्सा। अब जिस लाइन की मैं बात कर रही हूँ, जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो हम सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, लाइन वाइन नहीं बनी होती है, वो रिग्रेशन में बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करें, सो देर आर 2 मेथड्स। एक तो है कि प्रॉपर्ली आप न्यूमेरिकली वैल्यूज निकाल के लाइन प्लॉट करो, जिसे हम रिग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं, जो अगले चैप्टर का पार्ट है। दूसरा तरीका होता है विजुअली देख के और अपना कॉमन सेंस लगा के भी आप लाइन बना सकते हैं। इसीलिए उस लाइन को हम यहाँ पे बोलेंगे एस्टिमेटेड लाइन। भाई मुझे दिख रहा है ये वैल्यूज ऐसी हैं, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाती हूँ तो फिर तो सारी वैल्यूज बहुत दूर हो गई, यहाँ पे बनाती हूँ तो सारी वैल्यूज बहुत दूर हो गई। अगर मैं बीच में यहाँ लाइन प्लॉट करती हूँ लाइक दिस, तब कंपैरेटिवली दोनों तरफ की वैल्यूज इसके पास हो जाएंगी। तो
तो ये कहलाएगी बेस्ट एस्टिमेटेड लाइन। सो आपको एस्टिमेटेड लाइन इस तरीके से बनानी होती है विजुअली देख के कि जितना हो सके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लोजली फॉल करें उस लाइन के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, आप क्वेश्चन लगा के देखते हैं प्रॉपरली। आई होप आपको इंटरप्रेट करना आ गया हो। अब देखिए x और y वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, हमको प्लॉट करना है। सो x वेरिएबल की वैल्यू जब 11 है, y की वैल्यू 6 है। सो x इज 11, y इज 6, ये वाला पॉइंट मिला हमको, ठीक है। देन x की वैल्यू जब 10 है, y 7 है। सो x 10, y 7, दिस पॉइंट। देन x 15, y 9, x 15, y 9, दिस पॉइंट। देन x 13, y 9, x 13 and y 9, this point. Then x 10 and y 7, so 10 and 7, again the same point we are getting. Then 16 and 11, so 16 and 11. Then 13 and 9, 13 and 9. Then 8 and 6, so 8 and 6. Then 17 and 12, so 17 and 12. 14 and 11, so 14 and 11. सो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो थी वो प्लॉट कर ली। ये लाइन बनी बनाई नहीं मिलेगी, ये लाइन हम बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं वो आपने प्लॉट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऐसी एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर सके, मैक्सिमम पॉइंट से पास हो सके। अगर मैं यहाँ से लाइन बनाती इस तरीके से, ऐसे भी बन सकती थी, कितने पॉइंट्स कवर कर रही है, ये लाइन 3 पॉइंट कवर करती। अगर मैं इस तरीके से लाइन बनाती लाइक दिस, तो ये वाली लाइन भी 3 पॉइंट्स को कवर कर पाती, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइन बनी हुई है, ये अप्रॉक्सीमेटली, इसको थोड़ा और ऐसे कर दो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट्स को कवर कर रही है, 1 2 3 एंड 4। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट्स को कवर कर रही है। तो हमको एक ऐसी लाइन बनानी होती है जो मैक्सिमम पॉइंट्स से पास हो सके और बाकी पॉइंट्स के साथ भी उसका डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। सो इस तरीके से हम लोग जो है एस्टिमेटेड लाइन प्लॉट करते हैं। ये काम सिर्फ विजुअली करते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बीच की लाइन आई है हमारे पास, बाकी के जो पॉइंट्स है उसका इससे डिस्टेंस कितना है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट बहुत क्लोजली भी क्लस्टर्ड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल लिया है, पॉइंट्स अपने पास 10-15 ही हैं। अगर प्रॉपरली रिसर्च करता है कोई व्यक्ति, लोगों से क्वेश्चनर्स फिल कराता है, उसके पास डाटा आता है, तो वो जो है हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में हो सकता है। तब जब आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली दिख पाएगा कि किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे काफ़ी कम पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर और पॉइंट्स प्लॉट करें तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि और जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस लाइन के कितने पास आ रही हैं या इससे कितनी दूर जा रही हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं उसको देख के हम ये कह सकते हैं परफेक्ट कोरिलेशन तो है नहीं, क्योंकि इस लाइन पे सारी वैल्यूज फॉल कर नहीं रही हैं, थोड़ी दूरी तो है, ठीक है। सो मॉडरेट भी हो सकता है कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी हो सकता है। अब बाकी के पॉइंट्स अगर काफ़ी पास में फॉल करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दूर जाते जाएंगे तो मॉडरेट केस हो जाएगा। लाइन ऊपर की ओर जा रही है तो मतलब किस तरीके का कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। ग्राफ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस कीजिए, हम लोग यूजुअली ऐसे बनाते हैं ये स्ट्रेट लाइंस, या यहाँ पे ऐसे ऐसे जिगजैग क्यों बना हुआ है। तो जब भी हम लोग कोई कर्व जो है ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हमने क्या किया, डिस्टेंस गैप ले रहे हैं 1 1 का, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, लेकिन स्टार्टिंग में सीधे हमने 0 to 8 ले लिया। तो स्टार्टिंग में जब हम कभी ऐसा करते हैं कि नॉर्मली हम पूरी लाइन पे जो गैप्स ले रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने वो गैप नहीं लिया, एकदम से जंप मारी है एक वैल्यू पे, तो उसको शो करने के लिए फिर हम जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। The aim is to draw a line for the best fit through the data of the two variables. हमें एक ऐसी estimated line visually draw करनी होती है जो maximum points को cover कर सके, उनके पास हो सके। The value of R indicates the distance of the data points from the line of best fit, how well the data points fit this new model or the line of best fit. इसको properly वैसे इस line को बोला जाता है line of best fit या regression line,
जैसा कि हम रिग्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है डिस्टेंस ऑफ द डाटा पॉइंट्स। भाई हम किस तरीके से पता लगा रहे हैं कि कोरिलेशन मॉडरेट होगा या स्ट्रांग होगा या परफेक्ट होगा, ये हम जो है इस लाइन के बीच में और ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी अपनी, जो कि यहाँ पर रेड डॉट से शो करी गई हैं, इस लाइन का और इन रेड डॉट्स का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस देख के हम बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, और इस डिस्टेंस को कम से कम रखने की कोशिश करी जाती है। सो द वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट्स दिस डिस्टेंस ओनली। जो कोरिलेशन जब हम न्यूमेरिकली निकालेंगे तो वो हमको इस डिस्टेंस के बारे में ही बताता है। यहाँ पर तो हमने डायग्रामेटिकली ग्राफिकली ये चीज़ प्रेजेंट करी है। जो कोरिलेशन हम न्यूमेरिकली निकालेंगे तो जो कोरिलेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस होता है उसी पर बेस्ड होती है। कोरिलेशन का ज़रा फॉर्मूला याद करना क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। न्यूमरेटर में यही चीज़ आती है ना, अभी डिनोमिनेटर छोड़ो खाली मैं न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। सो व्हाट वी आर टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यूज। तो ये जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं ये इस लाइन से कितना दूर है, ठीक है, कहीं ना कहीं यही चीज़ हमको डेविएशन भी शो करती है। सो इस डिस्टेंस के बेसिस पे ही कोरिलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकली हम कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड ये है, लेकिन इसके कुछ अजम्पशंस हैं। ये मेथड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों वेरिएबल्स इंटरवल या रेशियो लेवल डाटा के हों। मतलब कि क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ही आप जो है कार्ल पियर्सन का मेथड लगा सकते हैं। अगर डाटा क्वालिटेटिव है तब ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। सो क्वालिटेटिव डाटा के लिए हमारे पास स्पीयरमैन मेथड है जो आगे पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा जब हमारे पास हो तो ज़्यादातर कार्ल पियर्सन मेथड का इस्तेमाल होता है। बोथ वेरिएबल्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ये सारे टर्म्स मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में अभी तक पढ़ाती हुई आई हूँ, तो अब जहाँ पर कोई नया टर्म आएगा वहीं पर मैं उसको क्लियर करूँगी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो कि इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। सो आई विल नॉट रिपीट इट। बोथ वेरिएबल्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक्स और वाई दोनों के केस में ही नॉर्मल रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए, एक तरफ की वैल्यूज बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए है। कोरिलेशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। डायग्राम निकाला मैंने दोबारा आउटलायर्स वाली चीज़ दिखाने के लिए। लेट्स से कोई बहुत एक्सट्रीम वैल्यू होती तो वो कहाँ आती, यहाँ पे प्लॉट करते या यहाँ पे बहुत यहाँ पे प्लॉट करते, है ना। ये होती एक्सट्रीम वैल्यू, आउटलायर्स। अब होता क्या कि वैसे तो सारी वैल्यूज इस लाइन के पास में जो है आ रही हैं, तो हम कह सकते थे कि मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज एक वैल्यू या दो वैल्यू इतनी दूरी पे चली जाएगी तो हमें फिर जो है कहीं ना कहीं ये भी दिखेगा कि हो सकता है रिलेशनशिप वीक हो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ही दूर हैं। तो सिर्फ एक या दो आउटलायर्स भी अगर प्रेजेंट होंगे ना तो भी जो है वो जो है कोरिलेशन की वैल्यू को अपनी तरफ खींचेंगे, इस लाइन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सारे ही पॉइंट्स फिर बराबर है। फिर तो हमको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इन पॉइंट्स के भी पास में हो, इनसे भी कम से कम डिस्टेंस हो। सो बेसिकली अगर एक भी आउटलायर प्रेजेंट होगा तो उस केस में कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकल के आएगी। सो कोरिलेशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। आउटलायर्स की का एग्जैजरेटेड इन्फ्लुएंस होता है आर पे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए है कि हमारे जो डाटा पॉइंट्स है सैम्पल के वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करें, और जो आउटलायर्स हैं उनको कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए है। तभी हम जो है सही तरीके से एस्टिमेटेड लाइन भी बना पाएंगे और तभी हम सही तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। Another two most important assumptions are linearity and homoscedasticity. ये क्या है इसको अब मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ क्योंकि ये आपके लिए नए पॉइंट्स हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लीनियरिटी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है, दोबारा से इसको देखिए। सो लीनियर कोरिलेशन वही होता है जहाँ पर रेशियो ऑफ चेंज दो वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट होता है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था। या अगर जो है हम एक और एग्जाम्पल ले तो कह सकते हैं, लेट्स से
एवरी टाइम व्हेन द इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, हर बार जब किसी व्यक्ति की इनकम जो है 20% इंक्रीज होती है तो उसका एक्सपेंडिचर जो है हर बार 5% राइज होता है। सो 20% इनकम इंक्रीज के रिस्पॉन्स में एक्सपेंडिचर हर बार 5% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट है, ये लीनियर कोरिलेशन होता है। नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है जब रेशियो ऑफ वेरिएशन या कह लीजिए रेशियो ऑफ चेंज जो है दो वेरिएबल्स के बीच में वो सेम नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जब 20% इनकम बढ़ती है तो कभी तो इंसान जो है अपना एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाता है, कभी 10% बढ़ाता है, कभी 15% बढ़ाता है, तो ये जो है नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन का केस होगा। Linearity assumes a straight line relationship between each of the variables in the analysis। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट वाला ही कोरिलेशन निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन पे ही सारे पॉइंट्स फॉल करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब लीनियर रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के बीच में तभी आप एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे और वो एस्टिमेटेड लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स वगैरह जो है प्लॉट करे, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। कर्वीलीनियर के केस में कर्व्ड लाइन बनती है, वो आगे मैं आपको डायग्राम में अभी शो करती हूँ। In other words, when all the points on the scatter diagram tend to lie near a line which looks like a straight line, correlation is said to be linear। ये पॉइंट आगे मैं क्लियर कर रही हूँ। नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन जब रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं हो और जो लाइन बने वो एक स्मूथ कर्व के जैसी बने। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर आप ये चीज़ें देखिए। अब देखिए, अब आपको विजुअली ये चीज़ दिखाई देगी। ये देखो लीनियर कोरिलेशन है, हमारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग इस तरीके से आती है कि उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, लेकिन कर्वीलीनियर कोरिलेशन के केस में पॉइंट्स जो है उनकी प्लॉटिंग जो है इस तरीके से आती है कि उनके बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती है, एक कर्व्ड लाइन बनेगी, क्योंकि कर्व्ड लाइन से ही जो वेरिएंसेस होंगे वो सबसे कम होंगे। मतलब कर्व्ड लाइन से ही जो दूरी है इन ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स की वो सबसे कम होगी। इस वाले केस में देखो कुछ ऐसे करके बना सकते थे क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन इज बेटर। और इस वाले केस में अगर मैं ऐसे बना दूं स्ट्रेट लाइन, अब आप देखिए यहां पर स्ट्रेट लाइन बेटर थी कि कर्व्ड लाइन बेटर थी? कर्व्ड लाइन देखो बेटर थी। यहां पर कर्व्ड लाइन में देखो सारे जो पॉइंट्स है बिल्कुल उसके आसपास फॉल कर रहे हैं, इक्वल पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं, इक्वल पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं। सो ये होता है कर्वीलीनियर कोरिलेशन का केस। ये तो था कि डायग्रामेटिकली कैसे देखना है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दे देती हूँ। आप ये देखो x वेरिएबल y वेरिएबल, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की 3, फिर x की 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, 8 से 10 हुई। हर बार कितना चेंज आ रहा है? एवरी टाइम x वेरिएबल इज इंक्रीजिंग बाय 2 यूनिट्स। y वेरिएबल 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 एंड 12 से 15। हर बार कितना चेंज आ रहा है? 3। तो पहला केस मैंने वो दिया है जहां पर क्वांटिटी ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। हर बार जब x वेरिएबल में 2 यूनिट का इंक्रीज आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में हर बार y वेरिएबल में 3 यूनिट का ही इंक्रीज आ रहा है। रेशियो हर बार 2:3 निकल के आएगा, लेकिन सिर्फ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, यहां पर क्वांटिटी ऑफ चेंज भी कांस्टेंट है। ये केस होगा परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन का। परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन के केस का मतलब हो गया कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे फॉल करेंगे। भाई सारे पॉइंट्स जितना क्लोज होते हैं, जितना पास में होते हैं, उतना बेटर कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे फॉल करें, तो ये परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन का केस बनेगा। खाली लीनियर कोरिलेशन का केस नेक्स्ट वाला देखो। x की वैल्यू 2 से 8 हुई, फिर 8 से 11 हुई, फिर ये 11 से 19, 19 से 21। हर बार क्वांटिटी सेम तरीके से नहीं चेंज हो रही है। y की वैल्यू 4 से 10 हुई, 10 से 13, 13 से 21 एंड 21 से 23। तो वैल्यूज हर बार सेम चेंज नहीं हो रही है, क्वांटिटी ऑफ चेंज सेम नहीं है, रेशियो सेम आएगा। देखो 8 - 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 10 - 4 दैट इज 6। यहाँ पे 11 - 8 3, 13 - 10 3, 19 - 11 is 8 and 21 - 13 is 8 sorry 21 - 19 is 2 and 23 - 21 is 2। सो हर बार रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। तो रेशियो कांस्टेंट है, तो मतलब ये लीनियर कोरिलेशन का केस तो है, लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ चेंज भी सेम होती है तब वो परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन का केस होता है। और नॉन लीनियर कोरिलेशन रेशियो हर बार अलग अलग आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 - 4 1, 5 - 3 2, यहाँ पे 6 - 5 1, 8 - 5 3, 10 - 6 4, 10 - 8 2, 16 - 10 6 and 12 - 10 that is 2। सो रेशियो जो है वो हर बार लगभग अलग अलग आ रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो था लीनियरिटी के बारे में, और इतनी चीज अब आपको याद रखनी है कि कोरिलेशन हमें जो है सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताता है दो वेरिएबल्स के, वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता है। वी कैन ओनली मेजर लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स थ्रू कोरिलेशन। अब होमोस्केडास्टिसिटी क्या है, देखिए, होमो मतलब सेम, स्केडास्टिसिटी मतलब स्कैटर। तो स्कैटर या स्प्रेड अगर आपको याद हो तो हमने डिस्पर्जन वाले चैप्टर में इस शब्द को पढ़ा था बार बार कि स्कैटर कितना है, स्प्रेड कितना है वैल्यूज का, यानी कि एक तरीके से वेरिएंस कितना है। ठीक है, वेरिएंस से ही तो हमें पता चलता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से कि स्प्रेड कितना है, वैल्यूज कितनी स्कैटर्ड है। तो यहाँ पे कह रहे हैं होमो यानी कि सेम स्कैटरनेस है, यानी कि जो स्प्रेड है वैल्यूज का वो सेम है। तो होमोस्केडास्टिसिटी को हम बोल सकते हैं होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंसेस, मतलब इक्वल वेरिएंसेस, इसको बोल सकते हैं अजम्पशन ऑफ इक्वल वेरिएंसेस। तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या, देखते हैं आगे डायग्राम में देखेंगे। The assumption of equal variances या assumption of homoscedasticity assumes that different samples have the same variance even if they come from different populations। जब कोई देखो, ये जो प्रॉपर्टीज आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब आपने नॉर्मली कोरिलेशन पढ़ा होगा तब ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होंगी, क्वेश्चंस लगाए होंगे कार्ल पियर्सन मेथड से, स्कैटर डायग्राम मेथड से। ये प्रॉपर्टीज कहाँ काम आती है, जब हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो जब हम रिसर्च करते हैं तब कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने से पहले वी हैव टू इंश्योर कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है, ठीक है, वो उस टूल के अजम्पशंस पे खरा उतर रहा है, तभी हम उस स्टैटिस्टिकल टूल को अपने डाटा पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसीलिए अजम्पशंस और प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आगे चल के रिसर्च के केस में। सो देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो है एक ही पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल ले लो या अलग अलग पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल ले लो। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है आप कितने भी सैंपल ले लो, बहुत शॉर्ट में समझोगे, आप कितने भी सैंपल क्यों नहीं ले लो, सब सैंपल्स का जो आप वेरिएंस निकालोगे वो वेरिएंस बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन सैंपल 1, ठीक है, जिसमें जो है 4 वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू ले लो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। मैं वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, सैंपल 2 लिया, फिर उसकी अलग वैल्यूज है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। इस सैंपल 2 की वैल्यूज का जो वेरिएंस निकल के आएगा और इस सैंपल 1 की वैल्यूज का जो वेरिएंस निकल के आएगा वो बराबर होना चाहिए। आप कितने भी सैंपल्स लो, ठीक है, सारे सैंपल्स में जो वैल्यूज है उनका जब आप वेरिएंस निकाले वो वेरिएंस बराबर होना चाहिए, ये वो अजम्पशन है। सो वेरिएंस ऑफ द डाटा पॉइंट्स इज रफली द सेम फॉर ऑल डाटा पॉइंट्स। आपके सारे सैंपल्स को मिला के ये जितने भी डाटा पॉइंट्स निकल के आते हैं, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस निकल के आती हैं, सबका वेरिएंस जो है वो बराबर होना चाहिए है। अब जो है वेरिएंस 0 हो, ऐसा केस तो मिलना बहुत ही मुश्किल है कि भाई 0 वेरिएंस हो, सारी वैल्यूज बराबर हो, तब कह सकते हैं कि हाँ भाई वेरिएंस 0 होगा, अदरवाइज वेरिएंस 0 नहीं। वेरिएंस की रेंज होती है यूजुअली 0.01 से 101.01 की रेंज में होता है यूजुअली वेरिएंस। ठीक है, तो ये तो हमने एक अजम्पशन ले लिया कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, बट इस चीज को, इस अजम्पशन को हम स्टैटिस्टिकली चेक कैसे करेंगे? तो इस प्रॉपर्टी को या कह लीजिए इस अजम्पशन को चेक करने के लिए एक जनरल रूल ऑफ थंब है, वो क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट सैंपल वेरिएंस टू द स्मॉलेस्ट सैंपल वेरिएंस इज 1.5 और बिलो, तो हम मानेंगे कि डाटा होमोस्केडास्टिक है। यानी कि आपने बहुत सारे सैंपल्स लिए, ठीक है, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट सैंपल वेरिएंस, ठीक है, आपका जो है जिस सैंपल का वेरिएंस सबसे ज़्यादा निकल के आया और जिस सैंपल का वेरिएंस सबसे कम निकल के आया, उन दोनों के बीच में आपने रेशियो निकाला। वो रेशियो अगर 1.5 या उससे नीचे है तो हम कह सकते हैं कि डाटा होमोस्केडास्टिक है। टेक्निकली इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। दोबारा रीड कीजिए, इफ द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट सैंपल वेरिएंस। अब इसमें रीड करने में एक और गलत इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, वो क्या? आप लोग कहीं ये सोच ले कि सैंपल साइज अलग अलग था, किसी एक सैंपल में 10 आइटम थे और किसी एक सैंपल में 5 आइटम थे, तो ये लार्जेस्ट सैंपल हो गया, स्मॉलेस्ट सैंपल हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद द सैंपल साइज हेयर। लार्जेस्ट सैंपल वेरिएंस का मतलब है कि आपके वो सैंपल जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा निकल के आया है, और स्मॉलेस्ट सैंपल वेरिएंस मतलब वो सैंपल जिसका वेरिएंस सबसे कम निकल के आया, उनका रेशियो लेना है। अगर वो 1.5 या उससे कम है तो हम मान लेते हैं कि डाटा होमोस्केडास्टिक है। टेक्निकली इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। बट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो और भी बेहतर तरीके से तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। डायग्राम एंड आई विल टेक एन एग्जाम्पल। देखो,
दो चीज़ें होती है, होमोस्केडास्टिसिटी, हेट्रोस्केडास्टिसिटी। होमो मतलब इक्वल वेरिएंस, हेट्रो मतलब डिफरेंट वेरिएंसेस, ठीक है। स्कैटर डायग्राम मेथड में हमने पढ़ा ये जो बीच की लाइन होती है इसको हम एस्टिमेटेड लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट कह सकते हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमारे ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स है, हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस है। तो ये जो बीच की लाइन होती है ना, रेड वाली लाइन, ये एक्चुअली प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को शो करती है। रिग्रेशन में हम लोग इक्वेशन बनाना सीखते हैं जिससे हम जो है वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो रिग्रेशन में हम जो है इस लाइन को भी बनाना सीखेंगे। अभी तो सिर्फ हम विजुअली ड्रॉ कर रहे हैं, हम प्रॉपरली न्यूमेरिकली भी ड्रॉ करना सीखेंगे। सो ये लाइन जो है हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ बताती हैं। और ये जो ब्लैक पॉइंट्स होते हैं ना, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं। मतलब कोई रिसर्चर है, उसने एक्चुअल में जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व करी हैं। अब एक एग्जाम्पल लो बैंक का, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स हैं अपने यहाँ। सो बैंक्स में लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर, सबसे पहले लेट्स से बैंक पीओ का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। किसी ने बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो जितने भी लोग बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाते हैं, सरकारी नौकरी है, सबकी तनख्वाह सेम होती है कि सबकी तनख्वाह अलग अलग होती है? सबकी तनख्वाह लगभग सेम होती है, इक्वल वेरिएंस, ठीक है। सो हमने प्रेडिक्ट किया। अब यहाँ पर आप प्रेडिक्शन का मतलब फ़िलहाल के लिए ये समझ लो एवरेज, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि बैंक इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज बैंक पीओ की तनख्वाह जो है लेट्स से 40,000, ये हमने एवरेज माना। अब जो है कोई बैंक अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को थोड़े ज़्यादा पर्क्स या इंसेंटिव्स दे सकता है, कोई थोड़े कम दे सकता है, कोई थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी दे सकता है, कोई थोड़ी कम दे सकता है, लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ एक बैंक है जो बहुत ज़्यादा पर्क्स और इंसेंटिव्स देता है, तो उसके यहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी करीब करीब 45,000 बन रही है। और कोई बैंक है जो इतने पर्क्स और इंसेंटिव्स वगैरह नहीं देता है, उल्टा कोई इंश्योरेंस स्कीम उन्होंने चला रखी है, उसमें जो है वो उसके लिए वो पैसा काटते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो उनके यहाँ कैश इन हैंड जो है एम्प्लॉय को मिल पाता है 35,000। तो ये रेंज आ गई। तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऑन एन एवरेज 40,000 है, ठीक है, लेकिन कुछ की इंसेंटिव्स मिला के 45,000 तनख्वाह बन रही है जब हमने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया और बैंक एम्प्लॉइज से पूछी उनकी तनख्वाह, और कुछ को इन हैंड केवल 35,000 कैश मिल रहा है। तो ये वेरिएंस हो गया, 40,000 के ऊपर 5,000, 40,000 के नीचे 5,000, ये वेरिएंस हो गया। अच्छा, बैंक पीओ के बाद लेट्स से प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होके कोई असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर असिस्टेंट मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर बना। तो हमारी इंडस्ट्री में सब जो बैंक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन सैलरी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बोलूँ HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, अगर प्रेडिक्ट किया, अब मैं प्रेडिक्ट करती हूँ और ऊपर चलो और ऊपर की पोस्ट पे चल रहे हैं, ये तो हमने बैंक पीओ का प्लॉट किया। हम ओवरऑल रिसर्च कर रहे हैं कि बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी होती है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बैंक पीओ का हो गया। फिर हमने सैंपल लिया असिस्टेंट मैनेजर का, फिर हमने सैंपल लिया ब्रांच मैनेजर का। सो लेट्स से ICICI बैंक का जो ब्रांच मैनेजर था उनकी सैलरी थी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। और HDFC वाले की जो थी वो थी 90, इसकी 1,10,000, 1.1 कर लें या फिर सीधे 1,10,000 लिख लें इसको, ठीक है, लेट्स से 1.1 लाख। हमने जो है एवरेज, ऑन एन एवरेज हमने माना था कि लाख रुपए सैलरी होगी। सो ऑन एन एवरेज वी अज्यूम्ड कि 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। जब हमने एक्चुअल वैल्यूज ऑब्जर्व करी तो पता चला कि ICICI वाले की तनख्वाह जो है 1,10,000 है और जो HDFC वाले हैं उनकी तनख्वाह 90,000 है, ठीक है। तो दोनों में 10-10 हज़ार का वेरिएशन है। लेकिन क्या इससे ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है? चलो मैं कहती हूँ थोड़ा और वेरिएशन होता, किसी की 80,000 हो जाती, किसी की 1,20,000 हो जाती। मैं कहती हूँ और भी ज़्यादा वेरिएशन होता तो किसी की बढ़ के 1.5 लाख हो जाती। बट क्या इतना वेरिएशन हो सकता है कि हमारी ही बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी बैंक के मैनेजर की तनख्वाह 5 लाख है और किसी बैंक के मैनेजर की तनख्वाह 50,000 है? इतना वेरिएशन पॉसिबल है? नहीं। सरकारी सेक्टर इतना वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट बैंक्स में भी इतना वेरिएशन आपको बैंकिंग सेक्टर में नहीं मिलेगा। यानी कि वेरिएशन पहली बात तो बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात वेरिएंसेस जो हैं वो लगभग इक्वल आ रहे हैं। आप जो है किसी भी बैंक के प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह अगर जो है चेक करने जाएंगे तो आपने जो वैल्यू प्रेडिक्ट करी होगी या जो एवरेज वैल्यू यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से सोची होगी, उससे जो आपको वेरिएशन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब ऊपर की पोस्ट पे जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, तो भी आपको वेरिएंसेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लगभग बराबर मिलेंगे। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है इक्वल वेरिएंसेस वाला। अब एक दूसरा केस आप समझो, ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी का। इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं
कि वेरिएंसेस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो वेरिएंसेस बराबर थे, ये बीच वाली लाइन जो है वो हमारी प्रेडिक्टेड या एवरेज वैल्यूज है, और ये ब्लैक वाले जो ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स हैं इनके बीच में और रेड लाइन के बीच का गैप सेम है। लेकिन इस वाले केस में गैप सेम नहीं है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं गैप बढ़ता जा रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल लो, लेट्स से किसी बच्चे ने 10th पास किया, 10th वगैरह पास करके भी क्लर्क के एग्जाम्स वगैरह दिए जाते हैं। सो 10th पास करके क्या बहुत ज़्यादा स्किल्स में वेरिएशन होता है जो बच्चे 10th पास करते हैं, कि किसी के पास बहुत हाई स्किल्स होंगे, किसी के पास बहुत लो स्किल्स होंगे? नहीं, लगभग लगभग सेम नॉलेज होती है। तो हर किसी को 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी। तो 12th पास करेगा तो भी लगभग लगभग वही 15-20 हज़ार की नौकरी मिलेगी। किसी को 15 की, किसी को 16 की, किसी को 18 की, किसी को 20 की, 50 की तो किसी को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बीकॉम लेट्स से किया। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही केस ले लो, बीकॉम किया, एसआरसीसी वालों के करोड़ों में भी पैकेज चले जाते हैं। ठीक है, और रैंकिंग है कॉलेजेस की, भाई डीयू का हर कॉलेज सेम स्टेटस पे तो नहीं है। ठीक है, सो जिन कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ बहुत हाई लेवल कंपनीज आती हैं, वहाँ पे बच्चों के पैकेज जो है लाखों में भी चले जाते हैं, करोड़ों में भी चले जाते हैं। और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके पैकेजेस हज़ारों में जाते हैं। तो कितना वेरिएशन हो गया, एक है कि हज़ारों में पैकेज है, ठीक है, मंथली हज़ारों में तनख्वाह है, और एक में जो है मंथली तनख्वाह लाखों में मिल रही है। सो वेरिएशन बढ़ गया। उसके बाद मैं बोलूँ बच्चों ने एमबीए कर लिया। ठीक है, सो लेट्स से किसी ने एमबीए किया आईआईएम बैंगलोर से, आईआईएम अहमदाबाद से, तो भाई उनको तो करोड़ों के पैकेज भी मिलते हैं। लेकिन अब मैं कॉलेज भी चेंज नहीं करूँगी, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, इन्हीं कॉलेजेस में भी जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रीमी लेयर होती है, उनके पैकेजेस करोड़ों में होते हैं। हर किसी का पैकेज करोड़ों में हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो किसी का पैकेज करोड़ों में होगा, किसी का लाखों में ही होगा। वेरिएशन क्या हुआ, वेरिएशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है कि जैसे जैसे आप ऑब्जर्व वैल्यूज़ लेंगे, जैसे जैसे डाटा कलेक्ट करते जाएंगे, वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा। मैं अगर बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिसर्च कर रही थी इस चीज़ के ऊपर कि सैलरी ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, कि क्या एग्जाम पास करके उनकी कितनी सैलरीज होती है, क्या रेंज में होती है। तो 10th पास करने के बाद जो सैलरीज थी उनमें वेरिएंस ज़्यादा नहीं था, किसी बच्चे को 10 मिल रही थी, किसी को 12। 12वीं के बाद जो लोग नौकरी कर रहे थे 15 से 20 की रेंज में सबको तनख्वाह मिल रही थी। बीकॉम में आए तो जो वेरिएशन था वो बहुत बढ़ गया, कोई लाखों में कमा रहा है, कोई हज़ारों में कमा रहा है। एमबीए वाले लेवल पे आए तो भाई कोई करोड़ों में कमा रहा है एमबीए पास करके, कोई लाखों में कमा रहा है, वेरिएशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी का केस है। तभी ये जो हमारे ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स थे, ये हमारी जो एस्टिमेटेड लाइन है इससे और ज़्यादा दूर होते चले गए। तो ये कोनिकल शेप बन गई, देखो इस तरीके से बन रही है शेप, ये कोन, तो इसको बोलते हैं कोनिकल शेप। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के केस में कोनिकल शेप बनती है क्योंकि जो वेरिएंसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, और होमोस्केडास्टिसिटी के केस में जो वेरिएंसेस हैं वो लगभग लगभग इक्वल रहते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये अजम्पशन अब आगे भी बहुत बार आएगा। अब जो है हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। तो देखिए अलग अलग फार्मूला के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही पढ़ रहे हैं हम, उसी मेथड से अभी हम जो है क्वेश्चंस लगाएंगे। सो एक है एक्चुअल मीन मेथड, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सिग्मा यहाँ पे लगा दें। अच्छा, x माइनस एक्स बार को स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, y माइनस वाई बार को स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर सिग्मा स्मॉल वाई का स्क्वायर। ये है एक्चुअल मीन मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेविएशन एक्चुअल मीन वैल्यूज से ली जा रही है। फिर ये है एक्चुअल वैल्यू मेथड, जब x और y वेरिएबल्स की जो एक्चुअल वैल्यूज दे रखी हो उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको यूज किया जाए। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू n, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई मतलब x वेरिएबल y वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों ही मेथड्स को, एक्चुअल वैल्यू मेथड और एक्चुअल मीन मेथड को डायरेक्ट मेथड बोला जा सकता है। फिर है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन, दिस होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फिर देखिए
इस तरीके से भी इसको फॉर्मूला को जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये जो n है, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है केवल, और कुछ नहीं किया है नीचे वाले फॉर्मूला में। दिस n इज क्रॉस मल्टीप्लाइड लाइक दिस, या कह लीजिए एलसीएम लिया है बेसिकली। सो ये हो जाएगा n सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी n सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। ये ऊपर वाली पूरी चीज कॉपी हुई है, सिर्फ एलसीएम लेके n इधर आ गया है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये n अगेन एलसीएम लेके इधर आ गया है। सो n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहां पर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, वो मिस्टेक है। सो दिस इज n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहां पर माइनस का साइन यहां लगा हुआ है, अगेन अ मिस्टेक। ये होगा n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो n आपने एलसीएम के ले लिए, ये रूट के अंदर थे, ठीक है, सो ये रूट n इंटू रूट n, ये हो जाएगा 1/n, और ये जो ऊपर वाला था ये इधर निकल आएगा एलसीएम लेने के बाद 1/n, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए आपको नीचे वाले फॉर्मूला में n वैल्यू नहीं दिख रही है। सो ये वाला और ये वाला सेम ही फॉर्मूला है, लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से n को डिनोमिनेटर में लिखो, या फिर आप एलसीएम ले लोगे तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो 1/n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये थोड़ी सी इस फॉर्मूला में मिस्टेक थी, ये यहाँ पर माइनस लगेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई सही है, यहाँ पर यहाँ माइनस लगा हुआ था, माइनस नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन होगा और ये रूट में होंगी वैल्यूज़। सारे फॉर्मूलाज एक साथ एक जगह पर लिखने का सिर्फ एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला को लेके कि कौन सा वाला फॉर्मूला किस चीज़ का है, ठीक है। सो इसीलिए अगर सारे फॉर्मूलाज एक साथ आपके सामने होंगे तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चंस लगा के देखेंगे। एनीदर थिंग, ये जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, इसमें जो लिखा है डी एक्स डी वाई, ये क्या है, डेविएशन। यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो हम डेविएशन किससे लेंगे, डेविएशन अज्यूम्ड मीन से लेंगे। So moving on to next slide. तो सबसे पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर x वेरिएबल और y वेरिएबल है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। x और y वैल्यूज दे रखी है। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मीन वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर x वैल्यूज का टोटल आया 140 और नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 10। ऐसे अलग अलग मत काउंट करना कि 10x वैल्यूज है 10y वैल्यूज है, नहीं, नंबर ऑफ पेयर्स काउंट किए जाते हैं। सो टोटल 10 है। सो सिग्मा x दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 10, 14 जो है हमारा मीन वैल्यू आ गई। ऐसे ही y की जो है मीन वैल्यू कितनी आएगी, टोटल ऑफ y वैल्यूज 580 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 58, ये y की मीन वैल्यू आ गई। अब x माइनस x बार करेंगे, y माइनस y बार करेंगे। सो x बार इज 14, सो 11 माइनस 14 माइनस 3, 13 माइनस 14 माइनस 1, 14 माइनस 14 0 एंड सो ऑन। y माइनस y बार इज 58, ठीक है, तो 50 माइनस 58 माइनस 8, 50 माइनस 58 माइनस 8, 55 माइनस 58 माइनस 3 एंड सो ऑन। फिर इनका स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस x बार का होल स्क्वायर, सो माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। y माइनस y बार का होल स्क्वायर, सो माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड so on. Then x minus x bar into y minus y bar. So this is x minus x bar, this is y minus y bar. Multiplication करेंगे दोनों की values का, minus 3 into minus 8 that is plus 24, minus 1 into minus 8 that is plus 8, 0 into minus 3 is 0, 2 into 2 is 4 and so on. इस तरीके से करेंगे। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सो टोटल ऑफ सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये वाली वैल्यूज का टोटल विच इज 70। सो 70 डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज 22 रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दैट इज 360, सो इंटू 360। सॉल्व करने पर द वैल्यू इज इक्वल टू 0.7866। पॉजिटिव वैल्यू आई है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.78 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.8 वैल्यू आई है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे नहीं, अगेन आई एम रिपीटिंग,
बट मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको हर एक फार्मूला के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो चीज़ करके दिखाऊं। बाकी मेन चीज़ बस इतनी होनी चाहिए कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज बहुत सारे हैं, तो आपको वो सीधे सम टोटल ऑफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। उन सम टोटल ऑफ वैल्यूज़ को लेके कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कैसे फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल तो क्लियर कट दे रखा है, ठीक है, एज दे रखी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में वाई वेरिएबल आपको दे नहीं रखा था, आपको दे रखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रेगुलर प्लेयर्स उसमें से कितने वो बता रखा था, और आपको बोला गया था कि आप रिलेशनशिप निकालो बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। तो प्लेइंग हैबिट्स यानी कि वाई वेरिएबल का पता आपको खुद से लगाना था। वो पता जो है आप किस तरीके से लगाएंगे, ये है रेगुलर प्लेयर्स, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो रेगुलर प्लेयर्स 200 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, इस तरीके से जो है आप पता लगाएंगे। सो एक बार मैं करके दिखाऊं आपको, 200 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 100, 0 0 कैंसल्स आउट, 25 4 100, 20 इंटू 4 दैट इज 80। इस तरीके से ये परसेंटेज ऑफ प्लेइंग हैबिट्स वाली वैल्यू आपको खुद से निकालनी थी, ठीक है। बाकी इसमें भी हम जो है सेम ही फॉर्मूला से क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल है एक्स वैल्यूज का 105 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स है 6, तो 105 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 17.5। नंबर ऑफ पेयर्स भी मैं दोबारा दिखा दूं, ये 15 एंड ये 80, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, ये फिफ्थ पेयर और ये सिक्स्थ पेयर। ऐसे ही y बार निकालना है, तो सम टोटल ऑफ y वैल्यूज 300 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 50। अब x माइनस x बार की वैल्यूज निकालेंगे, सो x वैल्यू 15, x बार इज 17.5, सो 15 माइनस 17.5 माइनस 2.5, 16 माइनस 17.5 माइनस 1.5 एंड सो ऑन। देन अगर हम जो है y माइनस y बार की वैल्यूज निकालें, सो y बार इज 50, ठीक है, सो 80 माइनस 50 दैट इज 30, 75 माइनस 50 दैट इज 25 एंड सो ऑन। उसके बाद स्क्वायर लेंगे x माइनस x बार का स्क्वायर, सो माइनस 2.5 का स्क्वायर 6.25, माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25 एंड सो ऑन। y माइनस y बार का स्क्वायर, सो 30 का स्क्वायर 900, 25 का स्क्वायर 625 एंड सो ऑन। x minus x bar into y minus y bar, so this value into this value, so minus 2.5 into 30 is minus 75, minus 1.5 into 25 is minus 37.5 and so on। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल दैट इज माइनस 240, सो माइनस 240 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज 17.5 इंटू रूट y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दैट इज 3350, सो 17.5 इंटू 3350 सॉल्व करेंगे, आंसर वुड बी माइनस 0.9912। माइनस का साइन आया है मतलब नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एंड 0.99 मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट, 1 हो जाता तो परफेक्ट कोरिलेशन हो जाता, सो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक्चुअल वैल्यू मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लिया सबसे पहले, सो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 एंड सो ऑन। सो ऑन मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज पूरी कैलकुलेशन दिखाना इज़ नॉट माई ऑब्जेक्टिव, मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रही हूँ, माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू टीच यू द फॉर्मूलाज की उसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। वाई स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। Then x into y values 10 into 2 20, 20 into 4 80 and so on. So ये जो है फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यूज वाला, ठीक है। सो n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स 10 है जो कि यहाँ पर, सो 10 इंटू सिग्मा एक्स वाई। याद रखना जब हम एक्चुअल वैल्यूज लेते हैं तो कैपिटल x और कैपिटल y से रिप्रेजेंट होता है, जो x माइनस एक्स बार होता है उसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंस याद रखिएगा। फिर जो है सिग्मा एक्स वाई 11,500 माइनस सिग्मा एक्स 550 इंटू सिग्मा वाई 150, सो 550 इंटू 150। डिनोमिनेटर में रूट लगा के n 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर 38,500 सिग्मा वाई स्क्वायर 4014, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 38,500
माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत ध्यान रखना होता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का टोटल लेना है या सिग्मा एक्स का टोटल लेना स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यूज है उनका टोटल, दैट इज 38,500। और ये है सिग्मा एक्स, मतलब पहले एक्स वैल्यूज का टोटल कर लो, दैट इज 550, फिर इसका स्क्वायर लेना है। ऐसे ही n 10, सिग्मा वाई स्क्वायर 4014 और सिग्मा वाई दैट इज 150 का होल स्क्वायर। On solving this, the answer is 0.8519. Positive correlation है 0.85. Again, very strong correlation. Moving on to next slide. अब हम assumed mean method के थ्रू करेंगे। So ये x और y वैल्यूज के पेयर्स दे रखे हैं। डेविएशन लेना है, अज्यूम्ड मीन, सो अज्यूम्ड मीन 30 माना है हमने इस केस में, और y वाले वेरिएबल के केस में अज्यूम्ड मीन 70 माना है। सो x माइनस 30, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10 एंड सो ऑन। ये अज्यूम्ड मीन लिया है, कुछ निकाला विकाला नहीं है यहाँ पे। ये x की वैल्यूज थी, बीच वाली वैल्यू को हमने ले लिया। बीच वाली वैल्यू को ज़्यादातर इसलिए अज्यूम्ड मीन लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप 20 को भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो, आप 40 को भी मान सकते हो, 10 को भी मान सकते हो, 50 को भी मान सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप अज्यूम्ड मीन। कोशिश करी जाती है कि जो वैल्यूज दे रखी हो उनमें से ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करी जाए जो बीच की हो, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो। ऐसे ही डेविएशन फ्रॉम y वैल्यूज निकालने के लिए y माइनस 70, सो 90 माइनस 70 20, 85 माइनस 70 15 एंड सो ऑन। फिर जो है हमको क्या करना है, इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है। सो डेविएशन ऑफ x वैल्यूज का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर 400, माइनस 10 का स्क्वायर 100, और इधर जो है डेविएशन ऑफ y वैल्यूज का स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 एंड सो ऑन। देन dx इंटू dy, सो माइनस 20 इंटू 20 माइनस 400, minus 10 into 15 minus 150 and so on. Putting the values in the formula. So n कितने पेयर्स है, 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स है। सिग्मा dx into dy माइनस 1150 माइनस सिग्मा dx, डेविएशन वैल्यूज का टोटल, ये तो आया 0, और यहाँ पर y वाली डेविएशन वैल्यूज का टोटल आया 10, डिवाइडेड बाय n दैट इज 5, सिग्मा dx स्क्वायर 1000 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, सो सिग्मा dx इज 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0, इनटू, ये यहाँ पे साइन गलत है, दिस शुड बी इनटू, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। n अगेन 5, सिग्मा dy स्क्वायर 1450 माइनस सिग्मा dy दैट इज 10, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10। सॉल्विंग दिस द आंसर इज माइनस 0.96, माइनस यानी कि इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, 0.96, very strong, very high correlation between the two things. Moving on to next slide. अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, देखो दोनों में फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में फर्क नहीं होता, फर्क होता है डेविएशन लिया किस तरीके से गया है। तो उसमें हम डेविएशन सिंपली कैसे ले रहे थे, डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। लेकिन अब हम डेविएशन कैसे लेंगे, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच या सी, जो भी कह लीजिए। फॉर्मूला सेम ही लिखा हुआ है, बस कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए, जैसे हम लिखते थे dx dy, सो dx dy को u और v से रिप्रेजेंट किया गया है, इतना ही फर्क है, फॉर्मूला वही सेम है जो आपको पढ़ाए थे, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो ये जो n नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, तो उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा जैसे आपको बताया था। चाहो तो इधर डिनोमिनेटर में लिखा रहने दो। u और v कुछ अलग नहीं है, u और v डेविएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है, यहाँ पर u और v लिख लिया गया है रैदर देन dx एंड dy, बात सेम ही है। सो अब देखिए x वाले केस में जो है हमने जो है अज्यूम्ड मीन माना है 22 को, और गैप देखो कितना है, 10 14, 4 का गैप, 14 18, 4 का गैप, 4 का गैप है पूरी सीरीज में, तो उसको हम h मानेंगे। सो x माइनस 22 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया डेविएशन वैल्यू, एक तरीके से लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ x। सो ये आएगा 10 माइनस 22 दैट इज माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज माइनस 3, 14 माइनस 22 दैट इज माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये डेविएशन ऑफ y वैल्यूज जिसको v से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ये जो है हमने अज्यूम्ड मीन 24 लिया और गैप देखो कितना है। अब इसमें अरेंज्ड नहीं है, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है,
तो इसमें जो है आप इस तरीके से देखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 के बाद 12, 6 और 12 के बीच में 6 का गैप, फिर 12 के बाद 18, 6 का गैप, फिर 18 के बाद 24, 6 का गैप, तो मतलब 6 का गैप वाली सीरीज है। सो y माइनस अज्यूम्ड मीन माना है 24 डिवाइडेड बाय 6। सो 18 माइनस 24 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 6 इज -1। 12 minus 24 is -12, -12 divided by 6 is -2 and so on. Then u into v मतलब deviation of x values into deviation of y values. -3 into -1 that is +3. -2 into -2 that is +4. -1 into 0 is 0 and so on. u square -3 का square 9, -2 का square 4 and so on. v square -1 का square 1, -2 का square 4 and so on. Simply putting the values in the formula, sigma uv, ठीक है, या कह सकते हैं sigma dx into dy, that is 12 minus sigma u into sigma v, so -3 into -3, so -3 into -3 is +9, so this would be +9 divided by n जो है कितनी है, 6 पेयर्स हैं, so 9/6 दैट इज इक्वल टू 3/2, इसीलिए यहाँ पे 3/2 आया है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी -3 इंटू -3 दैट इज +9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज 6, so 9/6 3/2, और ये जो माइनस का साइन आया वो ये वाला, ये माइनस का साइन यहाँ लग गया। देन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा यू स्क्वायर दैट इज 19 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सो सिग्मा यू इज -3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज 6, सो 9 डिवाइडेड बाय 6, उसी को यहाँ पे 3/2 लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा वी स्क्वायर इज 19 माइनस सिग्मा वी -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज 6, सो 9/6 दैट इज 3/2, तो वो ये 3/2 की फॉर्म में यहाँ आया है। सॉल्व करने पे 0.6 जो है वैल्यू आएगी। 0.6 मतलब मॉडरेट है कोरिलेशन, और पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज वन डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो एग्जैक्टली डिफिकल्ट नहीं है, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने भी किया था तो एग्जाम में पूरे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, आपके में तो ऐसा पूरा क्वेश्चन आना नहीं है, बट स्टिल मैंने एक करके दिखाया है। अभी तक हमने कोरिलेशन के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो इंडिविजुअल सीरीज थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज नहीं थी। भाई एक्स वेरिएबल की वैल्यू दे रखी थी, वाई वेरिएबल की वैल्यू दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी तो किसी की नहीं दे रखी थी ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज तो सेम ही रहेंगे, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं आएगा, बट स्टिल सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये जो केस है, ये केस है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, यूजुअली कोरिलेशन के केस में सिंपली एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू देके निकालना होता है, बट ऐसे केसेस भी होते हैं। तो ये है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस, जहां पर एक्स वेरिएबल की वैल्यू और वाई वेरिएबल की वैल्यू दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। ऐसे केसेस में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं। ये क्लास इंटरवल की हमने सबसे पहले तो क्या किया, मिड वैल्यूज निकाल ली। 0 to 5 मिड वैल्यू 2.5, 5 to 10 मिड वैल्यू 7.5 एंड सो ऑन। ये तो हमने निकाली है मिड वैल्यू, अभी याद रखिए आप, ठीक है। और ये जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, कॉन्टिन्यूस के साथ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बाय वेरिएट है, दो तरीके का डाटा है। सो 18, 90, 20, 21, 22। तो एक सीरीज हमारे पास ये हो गई, एक सीरीज हमारे पास ये हो गई। अगर दूसरी वाली भी कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होती तो इसी तरीके से मिड वैल्यू निकाल लेते। सो नाउ वी हैव दीज वैल्यूज, ये दो सीरीज है हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, ये जो दे रखी है ये नहीं है, ये तो हमें निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ये है जो टेबल में आपको दे रखी है, ये जो लिखा है ना 3, 1, 3, 2, 7, 10, ये जो है फ्रीक्वेंसी है जो कि आप लोगों को दी गई है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, लेट्स से ये जो क्लास इंटरवल है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकम को, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं खर्चे को, एक्सपेंडिचर को। तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से देने का मतलब ये है कि जिन लोगों की तनख्वाह, ठीक है, 0 से 5,000 के बीच में है, उनका खर्चा कितना है, उनका खर्चा 2100 रुपये है, ठीक है। सॉरी, ऐसी 3 फैमिलीज हैं, ऐसी 3 फैमिलीज है। यहां पर फ्रीक्वेंसी भी तो कुछ रिप्रेजेंट करेगी। 0 से 5,000 की रेंज में
जितने भी लोगों की तनख्वाह है, ठीक है, उसमें से 3 फैमिली ऐसी हैं जो 2100 रुपये खर्च कर रही हैं, एक फैमिली ऐसी है जो 2200 रुपये खर्च कर रही है। लेट्स से ये डाटा हंड्रेड्स में है और ये वाला डाटा थाउजेंड्स में है। फिर देखिए, जिन फैमिलीज़ की तनख्वाह 5000 से 10,000 के बीच में है, ठीक है, उन फैमिलीज़ में से 3 फैमिली ऐसी हैं जो 2100 रुपये खर्च करती हैं और 2 फैमिली ऐसी हैं जो 2200 रुपये खर्च करती हैं। इस तरीके से डाटा को बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रिप्रेजेंट किया जाता है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ किस तरीके से देखिए रिप्रेजेंट किया गया। लेट्स से ये क्लास इंटरवल थाउजेंड्स में दे रखे हैं और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी वाली दे रखी है हंड्रेड्स में दे रखी है। सो जिनकी तनख्वाह 0 से 5000 के बीच में है, ठीक है, उसमें से ऐसी 3 फैमिलीज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये जो 3 है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ऐसी 3 फैमिलीज हैं जो 2100 रुपये खर्च कर रही है और एक फैमिली है जो 2200 रुपये खर्च कर रही है। जिन फैमिलीज की तनख्वाह 5000 से 10,000 के बीच में है, उन फैमिलीज में से 3 फैमिली ऐसी हैं जो 2100 रुपये खर्चा करती हैं और 2 फैमिली ऐसी हैं जो 2200 रुपये खर्च करती हैं। सो इस तरीके से कई बार 2 चीज़ों को साथ में भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो हमें जो चीज़ दी गई होगी वो दी जाती है सिर्फ इतनी, ये आपको सिर्फ ये इतनी टेबल क्वेश्चन में गिवन होती है, बाकी पूरी टेबल जो है वो आपको बनानी पड़ती है, वो गिवन नहीं होती है। सो ये टेबल हमको दी गई है और ये जो वैल्यूज़ है 3, 1, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना स्क्वायर बॉक्स में, ये गिवन वैल्यूज़ नहीं है, ये आगे चल के निकालेंगे, वो मैं सिखाऊंगी कैसे निकालेंगे। सो 3, 1, 3, 2, 7, 10, 5, 4, 3, 2 ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब आप क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल करेंगे, ठीक है। सो ये क्लास इंटरवल है 0 to 5, मिड वैल्यू निकाली आपने 2.5, इसके आगे की फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, इसके आगे है 3 और 1, तो 3 + 1 4, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे 3 + 2 5, 7 + 10 17, 5 + 4 9, 3 + 2 5, ये आ गई फ्रीक्वेंसीज। और ये जो ऊपर वाला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके नीचे देखो कितनी वैल्यूज़ हैं, इसके नीचे एक ही फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ रही 3, तो ये आ गया 3। यहाँ पर आ रही है 5 और 2 19 के नीचे, तो 5 + 2 7, 20 के नीचे 7 and 4, तो 7 + 4 11। फिर जो है 21 के नीचे 3, 3 and 10 दैट इज 16, और ये 1 + 2 दैट इज 3। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, ये टोटल फ्रीक्वेंसीज है। आपको तो इस तरीके से सिर्फ इतना, ये जो ग्रीन लाइन के अंदर वाला टेबल है बस उतना ही दिया गया था और कुछ नहीं। अब जो है आगे का पढ़ाने के लिए इसको इरेज कर रही हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सो आई होप इतना अभी तक क्लियर हुआ हो पॉइंट, ठीक है। अब हम जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम जो है सिंपली क्या करेंगे, हम लेंगे डेविएशन, और अज्यूम्ड मीन मीनी स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन सॉल्व किए स्टेप डेविएशन मेथड से, कॉम्प्लिकेटेड को और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, x - a डिवाइडेड बाई c, m इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मिड वैल्यू आ गई क्लास इंटरवल वाले केस में। सो हमने जो है ए अज्यूम्ड वैल्यू ली है 12.5 और गैप कितना है क्लास इंटरवल्स का 5, 5, तो h की वैल्यू या c की वैल्यू कह लीजिए कितनी हो गई 5। h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेंगे डेविएशन ऑफ x वैल्यूज। सो 2.5 minus 12.5, so 2.5 minus 12.5 is -10, -10 divided by 5 कितना होगा -2, ये आ गया डेविएशन ऑफ x वैल्यूज -2। ये वाली जो क्लास इंटरवल वाली सीरीज है ये x सीरीज है, ये ऊपर वाली y सीरीज है। ऐसे ही 7.5 minus 12.5 कितना होगा -5, -5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -1। इसी तरीके से सारी डेविएशन वैल्यूज निकाल लेंगे। नेक्स्ट y का डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो y का डेविएशन सिंपली हमने अज्यूम्ड मीन लिया है 20, उससे निकाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डिवाइडेड बाय h कर भी लें तो कितना है 18 to 19 के बीच का गैप 1, 19 to 20 के बीच का गैप 1, तो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो उतनी वैल्यू आएगी ना। तो सिंपली 20 को हमने मीन अज्यूम्ड मीन माना है। सो 18 - 20 -2, 19 - 20 -1, 20 - 20 0, 21 - 21, 22 - 22। इस तरीके से ये डेविएशन वैल्यूज आ गई हमारी। फिर जो है डेविएशन वैल्यूज के बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन वैल्यूज। तो ये जो है x वाले की फ्रीक्वेंसी है, इसको डेविएशन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 × -2 -8, 5 × -1 -5, 17 × 0 0 एंड सो ऑन।
ऐसे ही फ्रीक्वेंसी इधर वाली को डेविएशन ऑफ वाई वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 इंटू -2 -6, 7 इंटू -1 -7, 11 इंटू 0 0 एंड सो ऑन. ठीक है. फिर जो है फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन वैल्यूज का स्क्वायर. ठीक है. सो डेविएशन वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20. ऐसे ही इधर डेविएशन वैल्यूज का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो. सो डेविएशन वैल्यूज का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 7 7, 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज़ को 0. 1 का स्क्वायर 1 इंटू 16 इज 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इज 12. ये जो है फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यूज आ गई. तो अभी तक हमने कुछ अलग नहीं किया है. जैसे हम नॉर्मली वैल्यूज निकालते आए थे डेविएशन की, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डेविएशन स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी करके हमने सिंपली वो वैल्यूज निकाली है. प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें? प्रॉब्लम आती है ये निकालने में, ये जो है ना सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? डी एक्स इंटू डी वाई लेना है. तो डी एक्स इंटू डी वाई लेना तो बहुत आसान है. ये रहा डी एक्स, ये रहा डी वाई, कर लो मल्टीप्लाई. लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी से भी तो मल्टीप्लाई करना है. फ्रीक्वेंसी तो दो है, एक ये रही फ्रीक्वेंसी, एक ये रही फ्रीक्वेंसी. कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. नाउ सी, इन दोनों में से किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी ओरिजिनल टेबल के अंदर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे. भाई ये तो हम लोगों ने सम टोटल करके फ्रीक्वेंसीज निकाली थी. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज ये हैं 3 1 3 2 7 10 5 4 3 2, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब देखो डी एक्स इंटू डी वाई. सो डी एक्स इज -2, ठीक है, एंड -2 इंटू -2. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई. So -2 into -2, that is 4. Then -1 into -1, this would be -1. Frequency into dx into dy लिखा कहाँ है? शायद डायरेक्ट किया गया है. This is dx and this is dy. It is -2 into ओके, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. हम इस पे अभी नहीं आएंगे, अभी हम इसको नहीं स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए ये डी एक्स वैल्यू है, ये डी वाई वैल्यू है, ठीक है. और जिन खानों में फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी है, डैश लगा रखा है, उसको छोड़ दो. जिन खानों में फ्रीक्वेंसी दे रखी है सिर्फ उनको लेके चलिए, ठीक है. सो हम इसको डी एक्स इंटू डी वाई की नज़रों से नहीं देखेंगे, हम इसको सेल के हिसाब से देखेंगे. ये वाला एक सेल है जिसमें फ्रीक्वेंसी 3 दे रखी है. तो 3 के सामने डी एक्स कितना है? -2. 3 के नीचे डी वाई कितना है? 1, ठीक है. सो -2 इंटू 1 कितना हुआ? -2. और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -2 इंटू 3 दैट इज -6. वो -6 यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर में लिखा है. एक्चुअली इस टेबल को बना के रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके होते हैं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे लिखा है. यूजुअली मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब बनाते हैं ज़्यादा आसान तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे ये सेल है एक और इसमें ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी 3. तो यहाँ लिख ली फ्रीक्वेंसी, ये डी एक्स की वैल्यू है -2 और ये अपनी नीचे डी वाई की वैल्यू है 1, ये. और हमें पता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक नज़र यहाँ घुमाओ, फिर एक नज़र यहाँ घुमाओ, फिर जाके जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. तो अलग से जो है हम लोग ऐसे सेल्स बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं ये डी एक्स -2, ये डी वाई जो है उसके नीचे वाला 1. सो -2 इंटू 1 इंटू दिस फ्रीक्वेंसी दैट इज 3. सो -2 इंटू 3 इज -6. तो इस तरीके से थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं. हालांकि आप लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ का,
बिकॉज इतना लेंदी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आने नहीं वाला। सो आप लोग क्या करो, आप लोग सिंपली कॉलम पकड़ के चलो, ठीक है। ये वाला कॉलम हो गया, अब ये वाला कॉलम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 1, इसके सामने देखो dx कितना है -2, इसके नीचे dy कितना है 2, सो 2 इंटू -2 इज -4 और खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी 1, सो -4 इंटू 1 इज -4। इस तरीके से पहले सारे कॉलम में हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना है 3, तो इसके सामने dx कितना -1, इसके नीचे dy कितना 1, तो -1 इंटू 1 इज -1 एंड -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3। फिर ये जो 2 है, 2 के सामने dx कितना है -1 और dy है 2, सो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 इज -2 इंटू दिस 2 इज -4। ऐसे ही 10 वाले सेल में देखो, इसके सामने dx कितना है 0, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए सिंपली 0 लिख लिया। 7 वाला सेल लो, 7 के सामने भी dx की वैल्यू कितनी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज़ को तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 लिख लिया। फिर ये जो है 4 वाला सेल लो, 4 के सामने dx कितना 1, इसके नीचे लेकिन dy कितना 0, तो अगेन किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए 0 लिख लिया। फिर ये 5 वाला सेल लीजिए, 5 के सामने dx की वैल्यू कितनी 1, 5 के नीचे dy की वैल्यू कितनी -1, सो ये है 1 और ये है -1, सो -1 इंटू 1 इज -1 एंड दिस -1 इंटू 5, सो -5। अब ये वाला सेल हमने लिया 2 के सामने dx की वैल्यू है 2 और 2 के नीचे dy की वैल्यू है -1, सो 2 इंटू -1 इज -2 इंटू दिस 2 इज -4। फिर ये 3 के सामने dx की वैल्यू है 2 और 3 के नीचे जो है वैल्यू है dy की -2, सो -2 इंटू 2 इज -4 इंटू दिस 3 इज -12। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो इस टेबल को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक एक वैल्यू इधर से देखनी पड़ रही थी। खैर आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमको ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दे रखी थी, ये तो हमने सम टोटल करके निकाली थी, इनको छोड़ के जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज हमको सेल्स में दे रखी थी उसके सामने डी एक्स की वैल्यू क्या है, उसके नीचे डी वाई की वैल्यू क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसी सेल की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उस सेल में लिखेंगे। फिर ये कैसे आएगा एफ डी एक्स डी वाई, ये कैसे आएगा, सम टोटल करेंगे। अब -6 और -4 -10, ठीक है, -3 और -4 -7, हर एक रो की और कॉलम की जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसका सम टोटल करके उसके सामने लिखना है सिंपली। 0 + 0 0, यहाँ पर -5 और 0 -5, यहाँ पर -12 और -4 -16, इस तरीके से। और नीचे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई वापस लिखना है, तो इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, सिर्फ -12 तो -12 आया, यहाँ पर -5 और -4 -9, 0 + 0 इज 0, -6 और -3 इज -9 एंड -4 एंड -1, नहीं दिस इज व्हाट, सॉरी दिस इज 4 ओनली, -4 एंड -4, सो -4 एंड -4 इज -8। आप सम टोटल करोगे तो दोनों तरफ से ही सम टोटल 38 आएगा। यहाँ पे सम टोटल करोगे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का तो भी 38 आएगा, यहाँ पर टोटल करोगे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का तो भी 38 ही आएगा। लेट्स चेक इट आउट। 16 एंड 5 21, 21 एंड 7 28, 28 एंड 10 38, सब माइनस में है तो -38, और यहाँ पे भी सब माइनस में, तो ये -38 ही आया है। 12 एंड 9 21, 21 एंड 9 30, 30 एंड 8 38, ठीक है। अब सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो, n यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स, जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने -38 का माइनस यहाँ पे टेबल में नहीं लिखा, इट शुड बी -38 ओनली। It should be -38। ठीक है, ये यहीं पे इन्होंने गड़बड़ करी है, ये यहाँ पर जो है माइनस नहीं लगाया था, वो माइनस हम लोगों ने लगा दिया, -38 ही आएगा। आई वॉज चेकिंग कि ऐसा नहीं हो कहीं कोई और कैलकुलेशन मिस्टेक हो। सो कैलकुलेशन सही है, इन लोगों ने +38 लिख दिया गलती से टेबल में, बट इट शुड बी -38 ओनली, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सो n, अब जो है n यहाँ पर क्या होगा, अभी तक तो हमको फ्रीक्वेंसीज दे ही नहीं रखी थी, तो हम सिंपली जो है पेयर्स ले लेते थे कि कितने पेयर्स है, वो n हो जाता था। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसीज का जो सम टोटल होगा वो n होता है। तो आप इस तरफ से फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लो, चाहे इस तरफ से कर लो, वो 40 ही आएगा, कॉमन आएगी वैल्यू।
So 40 into sigma f dx into dy, that is minus 38, sigma f dx into dy, that is minus 38, minus sigma f dx that is 6, sigma f dy कहाँ है, ये रहा, sigma f dy का टोटल that is 9, so minus 6 into 9 divided by root of n, that is 40, sigma f dx square, that is 50, so this 50 here, minus sigma f dx का square, so sigma f dx is 6, 6 का square, that is 36, then again root में sigma f dy square, sigma f dy square is this 47, n की value 40, minus sigma f dy का whole square, so where is this sigma f dy now, sigma f dy is 9, 9 का whole square, that is 81, यहाँ पे फॉर्मूला में n लगा लीजिएगा, मिसिंग है. सॉल्विंग इट वी विल गेट इट इक्वल टू माइनस 0.837, माइनस है मतलब कि इन्वर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है, एंड 0.8 यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. सो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया बिकॉज मेरे पास ऑन स्क्रीन जगह बहुत कम है, और जब आप लोग देखेंगे तो आपको तो टेबल और भी छोटी जो है शो होगी, और भी छोटी, तो इसीलिए जो है देखने में कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है. बट एनीवेज इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, फिर भी आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि इस तरीके की बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं, जिसके केस में हम लोग जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर ये वाली वैल्यू थी सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, ये थोड़ी अलग तरीके से निकाली गई है, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं. और बाकी स्पेस के ऊपर है भाई, थोड़ी स्पेस हो तो बड़ा बड़ा लिख के वैल्यूज़ आसानी से दिख जाएंगी. यहाँ पे मेरे लिए स्मॉल स्क्रीन पे काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था इसकी वैल्यूज़ ढूंढना. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. ये था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कोरिलेशन वाले चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.